मेरे प्यारे साथियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो क्या स्थिति है, उसकी क्या बनावट है, उसके विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना पूर्णतः असंभव है। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये कार्य कठिन है, परंतु विभिन्न माध्यमों से हम इसकी संरचना को जान सकते हैं और इनके जानने के विभिन्न स्रोतों को हम अध्ययन कर पाते हैं। इन स्रोतों में हम मुख्य रूप से जो प्राकृतिक स्रोत लेते हैं और अप्राकृतिक स्रोत लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सोर्सेज को ले लेते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में देखो, कृत्रिम स्रोत जो होते हैं उनमें हम घनत्व, पृथ्वी का आंतरिक जो दबाव है वो, और साथ ही और तापमान के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन तीनों जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बनाने में, उनके निर्माण करने में। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन स्रोतों को देखते हैं। सबसे पहले हम घनत्व को लेते हैं और घनत्व में देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको, पृथ्वी का जो घनत्व है वो किस प्रकार उसकी संरचना को निर्धारित करता है। तो पृथ्वी की जो सेल हैं उनका घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि घनत्व क्या है। तो घनत्व प्रति इकाई पर लगने वाला जो भार है, तो उससे जो निर्मित आंतरिक संरचना बनती है और वो क्या दबाव पड़ता है, दबाव के कारण कितनी ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो दबाव पड़ता है, उससे हम घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं और ये इकाई के रूप में भी माना जाता है। अब हम घनत्व को देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसकी धरातल का औसत या सतह का औसत जो घनत्व पाया जाता है वो 2.6 से लेकर 3.3 GCM³ GCM अर्थात ग्राम प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से उसका औसत घनत्व पाया जाता है। तो हमें याद रखने योग्य क्या है कि धरातल का औसत कितना है, 2.6 से 3.6 तक माना जाता है। अब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग या केंद्रीय भाग की बात करते हैं। तो केंद्र का औसत जो घनत्व होता है वो 11 GCM होता है, अर्थात केंद्रीय जो घनत्व है वो बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धरातल का जो घनत्व है 2.6 से लेकर 3.3 तक, जबकि केंद्र का घनत्व 11 GCM तक पाया जाता है। तो ये हम अंतर अपने आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संपूर्ण धरातल है, पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातल और केंद्र दोनों को मिलाकर अगर हम पृथ्वी की जो संपूर्ण औसत है घनत्व का उसको देखें तो हम पाते हैं 5.517 GCM/³ इसका घनत्व मिलता है। तो अब फिर यह दोबारा हमें याद करने योग्य बात है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो हम बता सकते हैं कि 5.517 होता है। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो दबाव है उसकी बात करें तो हम पाते हैं कि अनेक प्रयोग और पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग है वो निकल और लोहे का मिश्रण बना हुआ है, और यह तथ्य चुंबक की चुंबकीय दशाओं को भी प्रमाणित करता है। क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं, तो दोनों ही चुंबक से आकर्षित होते हैं। इस धातु निर्मित अंतरम या आंतरिक भाग के चारों ओर सेल का एक दूसरी परत है जिसको कम से कम ऊपरी भाग रवेदार सेलों का अवश्य बना हुआ है। ये हम निष्कर्ष रूप में मान सकते हैं क्योंकि ये अनेक प्रयोगों और पर्यवेक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जा सका है। अप्राकृतिक कारणों में तीसरा कारण आता है जो तापमान है।
तापमान निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रभावित करता है, और जो वैज्ञानिकों के परीक्षणों के आधार पर हम महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसके तापमान में जो वृद्धि दर का परिकल्पन करते हैं वो भूताप ग्राफ या जियोथर्म्स ग्राफ के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में जो तापमान की स्थिति है तो उनके कई तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना होता है। तो यही हम इसको निम्न अनुसार हम व्यवस्थित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम दुर्बलता मंडल या स्टोनोस्फीयर कहते हैं। तो ये दुर्बलता मंडल जो आंशिक रूप से द्रवित या गलित होता है, तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जो इसका तापमान होता है वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो प्रारंभिक गलनांक के बहुत ही करीब पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 400 किलोमीटर की गहराई पर जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और आगे भी देखो 700 किलोमीटर की गहराई तक इसका तापमान बढ़कर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं गहराई के साथ तापमान अधिक बढ़ता जाता है। मैंटल या फिर बाह्य गलित अंतरण की सीमा अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 3700 डिग्री 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान होता है, और इससे भी आंतरिक जो भाग है तो उसमें 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसी से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसकी आंतरिक भाग में कितना तापमान पाया जाता है। अर्थात पुनः हम एक बार दोहरा लेते हैं कि तापमान दुर्बलता मंडल में 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, और जबकि आंतरिक जो कोर है उसमें 4300 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। अब हम प्राकृतिक साधनों के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक साधनों में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम ज्वालामुखियों के, और नंबर 2 पर हम करते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसकी जानकारी करने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं, और अधिक जानकारी इन्हीं से हमें प्राप्त होती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य पाई जाती है जो तरल अवस्था में रहती है, अर्थात उसमें द्रव्य भरा रहता है। तो इसी को हम मैग्मा भंडार कहते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता, तो इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। हाँ, ये असंभव नहीं है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टानों का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टानों का गलनांक बिंदु गिर जाता है। तो जिस कारण हम चट्टान वे वहाँ पर अधिक तापमान के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इसी तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान के हमने पहले भी पढ़ा है, और कि तापमान के अध्ययन से तो मैग्मा पिघलता है, तो उसी के दौरान हम ज्वालामुखी क्रिया के जो घटनाएं वो घटित होती रहती हैं। आगे हम भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के रूप में निम्न अध्ययन करेंगे। अब हम भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं कि भूकंप क्या है और भूकंप में कितनी प्रकार की लहरें पाई जाती हैं। तो इन लहरों को समझने के लिए हम देखते हैं कि 3 प्रकार की लहरें पाई जाती हैं: प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और सतही या
धरातलीय तरंगें। इन तीनों प्रकार की जो तरंगें हैं इनका सामान्य परिचय हम इनके निम्न प्रकार से आगे लेंगे। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें या प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है और यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होती हैं। तो यह प्राथमिक लहरें होती हैं। अब हम द्वितीय प्रकार की या द्वितीयक लहरों के बारे में चर्चा करते हैं। ये द्वितीयक अवस्था या गौण लहरें होती हैं। जल तरंगे अथवा इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। तो इन्हें एस लहर या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती हैं और ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती रहती हैं। जिस प्रकार से प्राथमिक लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं या चली जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय जो लहरें हैं वो लगभग समान हैं लेकिन इनकी गति भिन्न होती है। अब हम धरातलीय लहरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं और इन लहरों का सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। यद्यपि इनकी गति कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती हैं, अर्थात सबसे हानिकारक जो होती हैं वो ये धरातलीय ही होती हैं। धरातलीय लहरों से जनहानि और धनहानि बहुत अधिक पाई जाती है। इन भूकंप के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा जरूर करेंगे और उसमें समझेंगे कि भूकंपीय जो लहरें हैं वो किस प्रकार की होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।